जिस दिन सुमन ने अपनी पुरानी लाल साड़ी संदूक में रखी थी, उसी दिन उसने मन में ठान लिया था कि अब रंग उसके जीवन में कभी नहीं लौटेंगे। पति के जाने के बाद घर वही था, आंगन वही था, लेकिन हर कोना उसे अधूरा लगता था। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आती, फिर उसी फिर भी उसके कमरे में अंधेरा ही रहता था। लोग कहते थे कि समय हर घाव भर देता है, मगर सुमन को लगता था कि समय केवल दर्द छिपाना सीखता है। सुमन की उम्र अभी 32 वर्ष ही थी, लेकिन चेहरे पर वर्षों की थकान दिखाई देती थी। पति की यादों के सहारे उसने अपनी छोटी बेटी काव्या को पालना शुरू किया था। ससुराल वालों ने कुछ महीनों बाद ही उससे दूरी बना ली थी, जैसे विधवा होना उसका कोई अपराध हो। पड़ोस की औरतें भी उसके सामने सहानुभूति जताती, फिर पीछे उसके जीवन पर बातें बनाती। सुमन सब सुनती थी, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करती थी। उसे अपनी बेटी के सामने मजबूत बने रहना था, चाहे भीतर से वह कितनी भी टूटी रहे। उसने घर के पास बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे घर का खर्च किसी तरह चलता रहा। उसकी दुनिया अब काव्या, कुछ किताबों और पति की पुरानी तस्वीर तक सीमित थी। एक शाम काव्या ने अलमारी से लाल रंग की साड़ी निकाली। उसने मासूमियत से साड़ी सुमन के सामने रखते हुए कहा, माँ, यह साड़ी इतनी सुंदर है, फिर आप इसे पहनती क्यों नहीं हैं? सुमन ने साड़ी को देखा और उसकी आंखों में पुरानी याद उतर आई। उसने साड़ी धीरे से अपने हाथों में ली और बोली, बेटी, कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी से निकाल देना पड़ता है। काव्या उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं सकी, मगर माँ की आंखों की नमी देखकर चुप हो गई। उसी रात सुमन बहुत देर तक जागती रही। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने अपने दुख को अपनी बेटी की जिंदगी पर भी थोप दिया था। अगले दिन उसके घर के सामने एक नई किराने की दुकान खुली। दुकान का मालिक राघव था, जो अपनी माँ के साथ उसी मोहल्ले में रहने आया था। राघव की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उसके चेहरे पर एक शांत अपनापन था। उसने सुमन से पहली मुलाकात में कोई अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद काव्या दुकान पर सामान लेने गई तो पैसे कम पड़ गए। राघव ने बिना किसी झिझक के कहा कि बाकी पैसे बाद में दे देना। काव्या घर लौटी और उसने माँ को सारी बात बताई। सुमन ने अगले दिन पैसे लेकर राघव की दुकान पर पहुंचकर धन्यवाद कहा। राघव मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद की जरूरत नहीं है बहन जी, पड़ोस में लोग एक दूसरे के काम आते हैं। सुमन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। कुछ छोटे से वाक्य में कोई दिखावा नहीं था। शायद इसी कारण वह बात सुमन के मन में देर तक ठहरी रही। धीरे धीरे राघव और सुमन की बातचीत बढ़ने लगी। राघव काव्या की पढ़ाई के बारे में पूछता और सुमन उसके काम के बारे में। उनके बीच कभी कोई सीमा नहीं टूटी, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। सुमन को यह एहसास डराता था, क्योंकि उसके मन में समाज का डर अभी जीवित था। एक दिन राघव की माँ ने सुमन को अपने घर बुलाया। उन्होंने सुमन के सामने चाय रखते हुए कहा, बेटी, अकेले जीवन काटना कोई बहादुरी नहीं होती। सुमन ने चौंक कर उनकी ओर देखा। वृद्धा ने उसका हाथ पकड़कर आगे कहा, अगर कोई तुम्हें सम्मान और अपनापन देना चाहता है तो उसे केवल समाज के डर से मत ठुकराना। सुमन कुछ नहीं बोल सकी। उसके भीतर जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। लेकिन तभी उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सारी उम्मीदें फिर हिला दी। मोहल्ले में एक दिन अचानक खबर फैल गई कि राघव पहले से विवाहित था। किसी ने कहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। किसी ने कहा कि वह अपनी पिछली जिंदगी छिपाकर सुमन के करीब आ रहा है। सुमन के कानों में ये बातें पड़ी तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने उसी शाम राघव को अपने घर बुलाया। उसकी आवाज़ में वर्षों का डर और नया दर्द दोनों थे। राघव, क्या तुमने मुझसे अपनी पिछली जिंदगी छिपाई है? राघव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। सुमन की आंखों में विश्वास टूटने लगा। राघव ने धीरे से बताया कि उसका विवाह बहुत पहले हुआ था, लेकिन पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। दोनों के बीच वर्षों से कोई संबंध नहीं था। फिर भी उसने यह बात सुमन को पहले नहीं बताई थी। सुमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने सच पहले क्यों नहीं बताया? राघव के पास कोई उचित उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना कहा कि वह सुमन को खोने से डरता था, लेकिन सुमन के लिए यह बात और भी बड़ी चोट थी। वह वर्षों बाद किसी पर विश्वास करने लगी थी और फिर वही विश्वास अधूरा निकला। सुमन ने राघव से दूरी बना ली। उसने अपनी बेटी के सामने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। राघव
कई दिनों तक उसके घर के बाहर आता, लेकिन सुमन दरवाजा नहीं खोलती थी। एक शाम उसने दरवाजे के नीचे से एक कागज भीतर सरका दिया। उस कागज पर लिखा था कि वह सुमन से क्षमा मांगता है, मगर उसके जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करेगा। उसने यह भी लिखा था कि सुमन ने उसे प्रेम से ज्यादा विश्वास का अर्थ समझाया है। सुमन ने पत्र पढ़ा और उसे अपने संदूक में रख दिया, मगर उसका मन अब भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। कुछ सप्ताह बीत गए। राघव ने मोहल्ले में सुमन के बारे में उठने वाली हर गलत बात का विरोध किया। उसने किसी के सामने अपने प्रेम की सफाई नहीं दी, बस इतना कहा कि सुमन ने जो फैसला किया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यही बात धीरे धीरे सुमन के मन में उतरने लगी। उसे समझ आने लगा कि प्रेम केवल पास आने का नाम नहीं है, कभी कभी सच्चा प्रेम किसी के निर्णय के सामने चुपचाप खड़ा रहना भी होता है। लेकिन उसके मन में एक आखिरी प्रश्न अभी बाकी था। एक दिन राघव की माँ सुमन के घर आई और उन्होंने एक पुराना पत्र उसके हाथ में रखा। वह पत्र राघव की पत्नी के वर्षों पहले लिखा था। उसमें उसने साफ शब्दों में लिखा था कि वह अपनी इच्छा से उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी है और राघव को अपने जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देती है। सुमन ने पत्र पढ़कर आंखें बंद कर ली। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ संदेश धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे राघव की गलती समझ आई, लेकिन यह भी समझ आया कि उसने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद कभी उसे मजबूर नहीं किया। उसी शाम सुमन राघव की दुकान पर पहुंची। राघव ने उसे देखा तो कुछ बोलने की कोशिश की, मगर सुमन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें टूटन नहीं था। राघव, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना। राघव ने चुपचाप उसकी ओर देखा। सुमन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब मेरे सम्मान के लिए भी तुम्हारा प्रेम उतना ही सच्चा होगा। राघव की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारा सम्मान मेरे प्रेम से अलग नहीं है सुमन। उस दिन दोनों ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उन्होंने बस एक दूसरे के सामने सच बोलकर नई शुरुआत की। राघव ने सुमन से कहा कि वह उसे पत्नी बनने से पहले उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करेगा। सुमन ने भी कहा कि वह किसी के सहारे के लिए नहीं, अपने मन की खुशी के लिए साथ चलेगी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में फिर बातें शुरू हुई। किसी ने कहा कि विधवा को दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा कि उसकी बेटी के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इस बार सुमन चुप नहीं रही। उसने सबके सामने शांत आवाज में कहा, मेरे दुख पर अधिकार किसी और का नहीं है, मेरा अपना है। उसके शब्दों ने जैसे पूरे मोहल्ले को शांत कर दिया। पहली बार सुमन ने महसूस किया कि आत्मसम्मान किसी से मांगना नहीं पड़ता, उसे अपने भीतर जगाना पड़ता है। कुछ महीनों बाद सुमन ने वही लाल साड़ी संदूक से बाहर निकाली। काव्या उसके पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। राघव आंगन के बाहर अपनी माँ के साथ खड़ा था। सुमन ने साड़ी पहनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। काव्या ने माँ को देखकर खुशी से कहा, माँ, अब आपके जीवन में फिर से रंग लौट आए। सुमन ने बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में वर्षों बाद खुशी थी। उसने राघव की ओर देखा और समझ गई कि जिंदगी ने उससे सब कुछ नहीं छीना था। कुछ रिश्ते टूटकर हमें खत्म नहीं करते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपके अतीत को मिटा दे, बल्कि वह है जो आपके अतीत को समझकर भी आपका हाथ थामे। सुमन ने अपने पुराने दुखों को भुलाया नहीं था, उसने बस उन्हें अपनी जिंदगी का अंतिम सत्य मानना छोड़ दिया था। अब वह बेटी के साथ हंसती थी, आंगन में पौधे लगाती थी और कभी कभी वही लाल साड़ी पहनकर आईने में खुद को देखती थी। उसे समझ आ चुका था कि विधवा होना जिंदगी का अंत नहीं है। किसी रिश्ते का टूट जाना इंसान के सपनों की अंतिम सीमा नहीं है। जिंदगी कभी कभी देर से मुस्कुराती है, मगर जब मुस्कुराती है तो पुराने आंसुओं का अर्थ भी बदल देती है। और सुमन ने आखिरकार अपने जीवन से एक सवाल हमेशा के लिए मिटा दिया था। वह सवाल था कि क्या उसे फिर से खुश होने का अधिकार है। अब उसके पास उस सवाल का उत्तर था, हाँ, क्योंकि दुख सहना मेरा भाग्य हो सकता है, मगर खुश रहना मेरा अधिकार है। जीवन चाहे कितनी बार रंग छीन ले, आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम के साथ इंसान फिर से मुस्कुराना सीख सकता है।